हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपके पद्य खंड से कोई भी सारांश आता है तो उसको आपको अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, उस सारांश को, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, गद्य खंड से भी आता है 5 मार्क्स का और पद्य खंड से भी 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, और ये आपको 100 से 120 वर्ड्स में लिखना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने जो भी सेलेक्टेड और मोस्ट वीवीआई सारांश है उसको ही यहाँ पे मैंने रखा है फ्रेंड्स, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा चुका है, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही। तो पहला है हमारा कड़वक, जो कि मोस्ट वीवीआई सारांश है। उसके बाद है पुत्र वियोग, ठीक है, ये भी मोस्ट वीवीआई है। और तीसरा हमारा है हार जीत। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कड़वक का सारांश आपको कैसे लिखना है, चाहे उसके अलावा कोई और भी पद्य खंड से आता है तो वो भी आपको कैसे लिखना है। और फ्रेंड्स, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, गद्य खंड का जो सारांश है वो भी मैंने बता दिया है, चाहे वो उसने कहा था हो या फिर बातचीत हो। तो ये भी अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे लिखना है इसका सारांश आपको अपने बोर्ड एग्जाम में, तो वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। एंड आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट समरी है उसका भी लिंक दिया गया है, तो वो भी आप देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो अभी हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक है कड़वक। कड़वक का सारांश आपको कैसे लिखना है, ठीक है, और ये आपको 100 से 120 वर्ड्स में लिखने होते हैं सारांश आपको, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारांश है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। तो इस सारांश को लिखने के लिए आपको 3 पॉइंट को याद रखना है। जो पहला पॉइंट है आपका वो है हेडिंग। तो आपको हेडिंग डाल लेना है। आप जो भी सारांश लिख रहे हैं उसका हेडिंग आपको डालना है। कड़वक कविता का सारांश, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया कड़वक कविता का सारांश का हेडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको नंबरिंग भी कर लेना है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं तो वहाँ पे नंबर भी डालना है, कितने नंबर का वो आपको डालना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है आपका, वो है कवि का नाम। कवि का नाम क्या है वो आपको डाल देना है, जैसे कि यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है, उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा है पैराग्राफ। आगे आपको कंटिन्यूसली पैराग्राफ में ही लिखना है। बिल्कुल ऐसे ही एक टॉपर, बिल्कुल इसी तरीके से एक टॉपर अपने बोर्ड एग्जाम में लिखता है, और यही 3 पॉइंट को वो फॉलो करता है। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम में। पहला चीज़ हेडिंग डालना है, दूसरा चीज़ कवि का नाम, और तीसरा पैराग्राफ में आपको कंटिन्यूसली लिखते जाना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया है। ठीक है, वैसे ही आपको हेडिंग डाल लेना है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है कवि का नाम। तो कवि का नाम हम कैसे डालेंगे, तो हम जो लिख रहे होंगे सेंटेंस उसी में डालेंगे। तो आपको लिखना है, कड़वक पद्मावत महाकाव्य से संकलित है, जिसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। कवि एक नैन के होते हुए भी गुणवान हैं। उनकी कविवाणी में वह प्रभाव है कि जो भी उनकी काव्य को सुनता है वह मोहित हो जाता है। तो फ्रेंड्स इतना आपको लिखना है। उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है। एंड हाँ, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कड़वक कहाँ से लिया गया है, कहाँ से संकलित है, तो वो पद्मावत महाकाव्य से संकलित है, और इसको लिखा किसने है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है। तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर से। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हो गया। ठीक है, 2 चीज़ें। तो फ्रेंड्स इतना लिखने के बाद तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो आपको करना है, क्या करना है, पैराग्राफ में आगे लिखते जाना है। ठीक है, तो पैराग्राफ चेंज कर लेना है एंड लिखना है, कवि कहते हैं कि ईश्वर ने चंद्रमा के समान मुझे बनाकर कलंकी कर दिया है। वे दृढ़ आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि चंद्रमा में दाग होते हुए भी वो संसार को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार जायसी की कृति उज्ज्वल है, लेकिन अंग भंग दोष था। तो कवि यहाँ पे अंग भंग दोष क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जायसी जी को चेचक हो गया था, और चेचक के कारण वो रूपहीन हो गए थे, बाईं आंख और कान से वंचित हो गए थे। इसलिए कवि कह रहे हैं कि ईश्वर ने हमें चंद्रमा की तरह कलंकी बना दिया है। ठीक है, वो फिर आत्मविश्वास के साथ ये भी कहते हैं कि लेकिन जिस प्रकार चंद्रमा
पूरे संसार को क्या करता है, प्रकाशित करता है, उसी प्रकार उनकी भी कृति उज्जवल है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है, आगे लिखना है। कवि कहते हैं विधाता ने समुद्र के पानी में खारेपन का दोष किया, तभी तो वह ऐसा असूझ और अपार हुआ है। सुमेरु पर्वत त्रिशूल से मारा गया, तभी तो वो सोने का होकर आकाश तक ऊंचा हुआ। इस प्रकार कवि कहते हैं कि जिसमें गुण है उसमें अवगुण भी है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करते हुए, वे अपने एक आँख को दर्पण के समान समझते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार दर्पण में किसी की छवि स्वच्छ आती है, यानी दर्पण में जब आप देखते हैं, कोई भी देखता है तो उसकी छवि क्या आती है, स्वच्छ आती है, उसी प्रकार कवि की आँख भी स्वच्छता और पारदर्शिता का प्रतीक है। ठीक है, तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल दर्पण की तरह ही मुझे भी अपनी एक आंख से सब कुछ स्वच्छ और स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है, साथ ही साथ जायसी जी यह कहते हैं कि इस नश्वर जगत में जिस प्रकार फूलों के सुगंध रह जाते हैं, उसी प्रकार इंसान की भी कृति ही यहाँ रह जाती है। यानी इंसान तो चला जाता है, लेकिन उसके जो सत्कर्म होते हैं, उनकी जो कृति होती है वो ही उज्जवल होती है और वही रह जाती है, वही कृति। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद सबसे लास्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है, कवि कहते हैं कि मेरे कलेजे के खून से रचित काव्य को जो पढ़ेगा वह हमें 2 शब्दों में जरूर याद करेगा। इस काव्य के प्रति यह आत्मविश्वास अत्यंत सार्थक और बहुमूल्य है। ये आपको लास्ट में लिख देना है, क्योंकि सच में कवि ने इतना अच्छा लिखा ही है कि ये बात हम कह सकते हैं कि कवि जो ये कह रहे हैं कि हाँ 2 शब्दों में उनको याद करेगा। ठीक है, तो ये लाइन आपको लिख देना है लास्ट में कि इस काव्य के प्रति यह आत्मविश्वास अत्यंत सार्थक और बहुमूल्य है। जो कवि का यह विश्वास है कि उन्हें 2 शब्दों में जरूर ही कोई याद करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में इस कविता का सारांश लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अलावा जो मोस्ट VVI जो आपका पदखंड से और भी सारांश बन सकते हैं वो है पुत्र वियोग और हार जीत। तो इन दोनों का भी आप तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिख लेना है। ठीक है, खुद से। और फ्रेंड्स आप वेट मत करिए, इसको अभी के अभी याद कर लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, बहुत ही जल्द आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ इन 3 पॉइंट को आपको फॉलो करना है। ठीक है, और 5 नंबर का बनता है यहाँ से, और साथ ही साथ 5 नंबर का बनता है आपका गद्य खंड से भी। पद्य खंड और गद्य खंड दोनों को मिलाकर 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इसे तैयार कर लीजिए और अभी के अभी याद कर लीजिए। मोस्ट VVI है। ठीक है, जो भी हो सकते थे मोस्ट VVI हमने दिया है आपको, तो ऐसे ही आपको सारांश लिखना है। और अगर आप गद्य खंड का सारांश देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, चाहे वो उसने कहा था और बातचीत, ये दोनों मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको इसका सारांश याद कर लेना है, और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उससे भी याद कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया ना तो अपने तक मत रखना, शेयर भी कर देना। ठीक है, ताकि जिनको ज़रूरत है अभी वो भी देख ले। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।